Welcome to RS Law classes. है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। विधि दो प्रकार की होती है, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल में वे मैटर आते हैं जैसे विवाह संबंधी हुए, संविदा संबंधी हुए या संपत्ति संबंधी। इस तरह के जो मैटर होते हैं वो सिविल मैटर में आते हैं, और जिनमें दंड का प्रावधान होता है वो क्रिमिनल मैटर होते हैं। सिविल के लिए न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई, और क्रिमिनल मैटर्स के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई। अब हम शुरू करते हैं। ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें शुरू में हमें क्या बातें पढ़नी है। सबसे पहला इसका नाम और इसका ईयर हमने पढ़ा। इसके बाद इसका संख्यांक हमें पढ़ना है। यह संख्यांक है 1974 का अधिनियम संख्या 2। यहाँ पर हर जो अधिनियम लागू होता है तो हर ईयर में नई काउंटिंग शुरू होती है। तो 1974 में ये अधिनियम लागू हुआ, तो उसके दूसरे नंबर पर ये अधिनियम था, इसलिए इसका संख्यांक 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 है। यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 25 जनवरी 1974 को। इस समय राष्ट्रपति द्वारा साइन किए जाते हैं, तो एक तरह से पारित हुआ समझा जाता है, और लागू होने के संबंध में जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तब उसका लागू होना माना जाता है। यह अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 को। इस अधिनियम का उद्देश्य है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। दंड प्रक्रिया यानी जो दांडिक विधि है, इसमें जो जो एक्ट आते हैं, जैसे आईपीसी में जो मैटर आते हैं, एनडीपीएस के मैटर आते हैं, एससी/एसटी के मैटर आते हैं, तो इनके संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए क्या लॉ है उसको समेकन करना। समेकन का अर्थ होता है एक जगह इकट्ठा करना, और संशोधन करना यानी समय समय पर उसमें बदलाव करना। तो इसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम समवर्ती सूची का विषय है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूचियां पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे संघ विषय बनाता है, राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल विषय बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उनमें दोनों संसद और राज्य विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति रखते हैं, लेकिन दोनों में जो अधिभावी होगी वो संसद की बनाई गई विधि अधिभावी होगी। तो यहाँ पर ये अगर प्रश्न आता है दंड प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। और इसकी प्रविष्टि संख्या कौन सी है? प्रविष्टि संख्या है इसकी 2। इसका अर्थ यही हुआ संसद और विधानमंडल दोनों विधि बनाने की शक्ति रखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता जो सर्वप्रथम बनी थी वो 1861 में बनी थी। इसके बाद बहुत बार बनी थी, और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होते गए उसके बाद में जो संहिता बनी थी 1898 में बनी, उसमें कुल 46 अध्याय थे, 565 धाराएं थी और 5 अनुसूचियां थी। ये संहिता बहुत ही विस्तृत थी। इसको सामान्य रूप में लाने के लिए वर्तमान में जो संहिता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अस्तित्व में आई। इसमें कुल 37 अध्याय है, 484 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जे.एल. कपूर की रिपोर्ट पर बनाई गई थी। ये प्री में अगर सामान्य तौर पर प्रश्न आता है तो उसके संबंध में आपको जानकारी याद रखनी है। वापस देखते हैं इसका संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये अधिनियमित हुई थी 25 जनवरी 1973 में, और ये लागू हुई 1 अप्रैल 1974 में। सबसे पहली संहिता थी 1861 थी। सबसे विस्तृत संहिता जो बनी थी दंड के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 जो 73 से पहले की थी। इसमें कुल कितने अध्याय थे? 46, और कितनी धाराएं? 565, और अनुसूचियां 5। वर्तमान में कितनी है? अध्याय है 37, धाराएं हैं 484 और अनुसूचियां हैं 2। और ये किसकी रिपोर्ट पर बनाई गई? ये जे.एल. कपूर की रिपोर्ट। सामान्यतः विधि 2 प्रकार की होती है, एक मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि किसे कहते हैं?
व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करने वाली विधि मौलिक विधि कहलाती है। जैसे हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, भारतीय दंड संहिता, संविदा विधि, ये सारी जो विधियां होती है ये मौलिक विधि में आती है। इनमें व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बताया जाता है और कई व्यक्तियों के कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। जबकि प्रक्रियात्मक विधि वह विधि होती है जो मौलिक विधि में जो बातें बताई गई है, अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं, उनको प्रवर्तन में कैसे लाया जाता है। मौलिक विधि द्वारा परिभाषित अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रवर्तन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाली विधि प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारी प्रक्रियात्मक विधि है। इन दोनों से आप ये समझ गए होंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी विधि है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 चल रही थी, तो नई दंड प्रक्रिया संहिता आई 1973। इसकी क्या विशेषता है इसके संबंध में हम देखते हैं। लेकिन क्या जरूरत पड़ी इसकी? तो सामान्यतः होता है कि न्याय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो निरोध की अवधि होती है उसको जहां तक हो सके कम किया जाए, क्योंकि इससे व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जो कि मूलभूत स्वतंत्रता का एक भाग है। और अपराधों का जो अन्वेषण होता है तथा अपराधियों के विचारण की जो कार्रवाई है उसको अधिक प्रभावी बनाने और प्रक्रियात्मक विधि के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण दिलाने की दृष्टि से इस संहिता का नवीन संहिता का प्रारूपण किया जाना आवश्यक हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों को अधिमान्यता देते हुए अभियुक्त का ऋजु विचारण किया जाए। तो यहाँ पर फेयर डिसीजन होना चाहिए, उसके संबंध में ट्रायल सही तरीके से होने चाहिए। इसके संबंध में धाराएं हम पढ़ेंगे 167 और 309, ये दोनों धाराओं में और भी बीच बीच में काफी सारे पॉइंट्स आते हैं जिनमें ऋजु विचारण की अवधारणा परिलक्षित होती है। आरोपण की प्रक्रिया से पूर्व अन्वेषण और अनुसंधान की कार्यवाही अविलंब पूरी कर ली जानी चाहिए। यहाँ पर पहले की संहिता में ये सारे प्रावधान नहीं थे, वर्तमान संहिता में ये सारे प्रावधान डाले गए। धन एवं वैभव संपन्न व्यक्तियों के अवांछित प्रभाव से निर्धन अभियुक्तों की सुरक्षा की जाए। यहाँ पर निर्धन व्यक्तियों के संबंध में पीड़ित प्रतिकर योजना आदि की शुरुआत की गई। इसमें हम धाराएं पढ़ेंगे 357 आदि। किसी व्यक्ति को किसी अजमानतीय अपराध के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका होने पर वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु निर्देश की याचिका कर सकता है। पूर्व की संहिता में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था, जबकि वर्तमान में ये संहिता बनी है उसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान निहित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका प्रावधान हम देखते हैं धारा 3 में। धारा 3 का जो खंड 4 है इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट किस तरह के कार्य करेंगे और कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस तरह के कार्य करेंगे, दोनों को बताया गया है। अभियुक्त का प्रतिरक्षा करने के लिए सक्षम साक्षी होना, ये हम धारा 315 पढ़ते हैं, जिसमें अभियुक्त स्वयं अपने लिए सक्षम साक्षी माना जाता है। स्वयं पैरवी करने का अधिकार धारा 302 में हम पढ़ते हैं। 302 में जो क्लॉज 2 आता है उसमें ये बताया गया है कि अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा भी ऐसा कर सकता है, यानी अपने पैरवी स्वयं कर सकता है। तृतीय श्रेणी के न्यायालय की समाप्ति, पहले तृतीय श्रेणी की न्यायालय भी था और वर्तमान में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट है। लेकिन राजस्थान में केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ विशेषताएं हैं जो पहले नहीं थी और वर्तमान की जो संहिता है इसमें बहुत बदलाव आए हैं और समय को देखते हुए संशोधन होते रहे हैं। जैसे वर्तमान तक में 2018 में भी क्रिमिनल अमेंडमेंट आ चुका है। इसमें है 5 धाराएं, एक साथ में हम इन धाराओं को नहीं पढ़ेंगे। इसमें धाराएं हैं टोटल 484 और अध्याय है 37।
एक साथ में हम पढ़ने बैठ गए तो हमें कुछ याद नहीं होगा। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। अगर किसी अध्याय में कम धाराएं हैं तो उन कम धाराओं को याद कर लो, 5 से लेकर 10 तक में हो तो उस एक साथ में याद कर लो। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा है तो उनको भी टुकड़ों में हम डिवाइड करके याद करेंगे। तो अध्याय जो 1 है इसमें 5 धाराएं हैं। पहली धारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरी धारा परिभाषा। पहली और दूसरी धारा लगभग सभी अधिनियमों में समान होती है, तो इसमें आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी धारा कहती है निर्देशों का अर्थ लगाना। ये टाइटल सेक्शन है, वैसे इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनरली यही बताया गया है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र है तो उसमें महानगर मजिस्ट्रेट आएगा, और महानगर क्षेत्र नहीं है तो उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट आएगा। तो इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं जिन पर सवाल नहीं बनते। धारा 4 कहती है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। जो भी दांडिक विधियां हैं उनके संबंध में जो ट्रायल अपनाई जाएगी, उनके विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर उनमें विशेष तौर पे विधियों में कहीं लिखा हुआ है प्रक्रिया के संबंध में तो वो अपनाई जाएगी, और नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अपनाए जाएंगे। 5वां कहता है व्यावृत्ति, यानी कुछ बातों पे ये अधिनियम लागू नहीं होता, जैसे विशेष विधि, स्थानीय विधि, इनके संबंध में। हमने देखा कि ये जो अधिनियम है ये अभी 2019 में जम्मू कश्मीर का संशोधन आया। इसमें ये बताया गया कि अब सीआरपीसी पर जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है। पहले जम्मू कश्मीर पर ये सीआरपीसी लागू नहीं थी और कश्मीर पर भी लागू होती है। जैसे इसकी प्रविष्टि संख्या 9 में लिखा गया है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें बताया गया है कि पहले ये लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होती है। वर्तमान में ये संहिता सभी राज्यों पर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। इसकी धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि 8, 10 और 11 के उपबंध है जो नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर लागू होंगे। इनसे जो भिन्न है वो प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। यहाँ पर कह दिया कि सीआरपीसी के जो 8, 10 और 11 ये प्रावधान इन दोनों जगहों पे लागू होते हैं, दूसरे जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते, किंतु वहां की सरकार अगर चाहे तो अपने यहाँ पर सीआरपीसी को लागू कर सकती है। इसका स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची में पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्रों से भिन्न है। तो जो असम जनजाति क्षेत्र में शामिल थे लेकिन इसमें शिलोंग नगरपालिका नहीं आती, तो इन राज्यों पर लागू होते थे। जो 6ठी अनुसूची है हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची का पैरा नंबर 20 और यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ था 1 अप्रैल 1974 में। इसका जो 6ठी अनुसूची है उसका पैरा 20 कहता है जनजाति क्षेत्र के संबंध में, और ये जनजाति क्षेत्र में असम, मेघालय राज्य और मिजोरम, इनमें जो जनजाति क्षेत्र आते थे उन क्षेत्रों पर ये सीआरपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते सिवाय 8, 10 और 11 के। इसमें कुछ बातें बताई गई है जैसे भाग 1 और भाग 2 और भाग 3। ये धाराएं
भाग 1 में है उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र, कार्बी आंगलांग जिला, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। दूसरे भाग में खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला। और दूसरे में है 2 में है त्रिपुरा जनजाति जिला क्षेत्र, तीसरे में है चकमा जिला, मारा जिला, लई जिला। ये जो क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र, इनके संबंध में ये बात लागू होती है। जनजाति क्षेत्र कौन से जनजाति क्षेत्र होंगे? ये वाले जनजाति क्षेत्र होंगे। इस प्रकार हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो हमने क्या क्या देखा, एक संक्षिप्त तौर पर देखेंगे। संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसका ईयर 1973 है। एक्ट नंबर 1974 का एक्ट नंबर 2 है। इसका उद्देश्य दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना है। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 25 जनवरी 1974 और एनफोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974। इसमें कुल चैप्टर्स है 37, कुल सेक्शंस है 484, शेड्यूल्स है 2 और अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए हैं जो मैंने अभी वर्तमान का 2018 में हुआ वो बताया, और इसके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे अलग से। और अन्य कोई बात जैसे जम्मू कश्मीर की बात मैंने आपको बताई कि जम्मू कश्मीर पर भी ये बात अब लागू होती है। इस तरह से हमने सीआरपीसी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इसके बाद हम इसकी धाराओं पे आएंगे। जैसे धारा 2 में परिभाषा दी गई है तो उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बातें ध्यान रखनी आवश्यक है, इन पर प्री में लगभग क्वेश्चन फैक्ट के बेस पे बनते हैं। धन्यवाद।